करीब 3 हफ्ते पहले 23 अप्रैल को मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था। इसे देखिए। 23 अप्रैल 2026। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि सच कहूं तो पुलिस और मीडिया हमें कोई जानकारी नहीं दे रहे थे। लेकिन मुझे एक अंदाज़ा था, क्योंकि आप जानते हैं मुझे मुसलमानों के बारे में या उस मानसिकता के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि वो कैसे काम करती है। तो मैं आपको ये क्लिप सुनाता हूं और फिर आपसे फिर बात करता हूं। सुनिए। तो अब आप देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। क्या आप तैयार हैं? ये वही चीज़ है। ये दुनिया के हर हिस्से में हो रहा है, और ये मानना बेहद बेवकूफ़ी और मूर्खता होगी कि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं होने वाला। शहर में हमलों की ताज़ा घटना में एक टालट स्थल को आगजनी का निशाना बनाया गया। अब चलते हैं ओली हैग के पास। ओली, पुलिस का मानना है कि इन आगजनी हमलों को अंजाम देने किशोरों की भर्ती हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही है पीटर, और ये पुलिस की तरफ से कल ही जारी की गई एक असाधारण चेतावनी के बाद आया है, जिसमें मेलबर्न भर के बार और नाइट क्लब्स में आगजनी और आगजनी की कोशिशों के खतरे के बारे में बताया गया था। अब शहर में बार बम्बी मंगलवार से 7वां ऐसा स्थान बन गया है जिसे निशाना बनाया गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि आज सुबह करीब 6 बजे अज्ञात अपराधियों के एक समूह ने उस बार में घुसपैठ की। उन्होंने जगह में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। पुलिस को बाहर एक जेरी कैन मिला। अब हैरानी की बात है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये मंगलवार से अब तक 7वां स्थान है जिसे निशाना बनाया गया है। सप्ताह भर में जिन अन्य बार और स्थानों को निशाना बनाया गया है, उनमें साउथ यारा का एमरसन और एल्बियन भी शामिल हैं, और इसमें शहर का सोहो भी शामिल है। अब हमें पता है कि कल सोहो में हुई आगजनी की घटना के सिलसिले में 2 किशोरों को गिरफ्तार किया गया था, एक 16 साल का और एक 17 साल का। लेकिन ये देखते हुए कि इतने सारे स्थानों को इतने कम दिनों में निशाना बनाया गया है या निशाना बनाने की कोशिश की गई है, पुलिस का मानना है कि और भी अपराधी बाहर हो सकते हैं। इसलिए वे किसी भी जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से आगे आने की अपील कर रहे हैं। तो तब से हमने ये जाना है कि कुछ मध्य पूर्वी गिरोह इन सूडानी या अफ्रीकी युवा गिरोहों को अपना गंदा काम करने के लिए किराए पर रख रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि वे नाइट क्लब्स और बार्स को निशाना बना रहे हैं। मुसलमान इससे नफरत करते हैं, और वे आपको ये पहले भी 5 करोड़ बार बता चुके हैं। वे नहीं बदलेंगे। वे अपने धार्मिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, जो कि पश्चिमी जीवन शैली को खत्म करना है। फिर भी यह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत लागू होने का इंतजार कर रही है, हम इससे हर दिन भूल जाते हैं। हम वीडियो चलाने वाले हैं। ये फ्रांस में हुआ था, देखिए वो क्या कर रहा है। तो मूल रूप से अगर आप उसे विस्तार से देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, जिसका नाम है शरिया पेट्रोल्स हैव अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगता है कि हम इस वीडियो का नाम भी यही रखने वाले हैं। तो मुझे बस एक अंदाज़ा हुआ कि रुको एक सेकंड, वे नाइट क्लब्स, बार्स और उन सभी जगहों को क्यों निशाना बना रहे हैं जहां युवा ऑस्ट्रेलियाई जाते हैं? आप जानते हैं, उनके नज़रिए से अनैतिक काम करने के लिए। खैर, क्योंकि उन्होंने ऐसा स्वीडन में किया है, यूके में किया है, वे अमेरिका में भी ऐसा करने लगे हैं। वे हर जगह ऐसा करने लगे हैं। हमेशा एक ही लोग होते हैं। वे हिंदू नहीं हैं, वे बौद्ध नहीं हैं, वे जाहिर तौर पर कट्टर ईसाई भी नहीं हैं। हमेशा एक ही समूह के लोग होते हैं। तो मेलबर्न, इसे देखो। इराकी गिरोह मेलबर्न में आतंक फैला रहा है, क्योंकि उन्हें नाइट क्लब और पश्चिमी भोगविलास से नफरत है। इन्हें देखो। मेलबर्न में कार्टेल नामक इराकी गिरोह नाइट लाइफ के नैतिक विरोध के चलते आतंक फैला रहा है, अंडरवर्ल्ड रिपोर्टर ने बताया। तो यह पत्रकार ने खुलासा किया है। इस रहस्यमय विदेशी सिंडिकेट ने हाल के महीनों में नाइट क्लब, बार, रेस्टोरेंट, स्ट्रिप क्लब और वैश्यालयों पर 35 से अधिक बम धमाकों की एक मुहिम चलाई है। फायरिंग, घुसपैठ, अपहरण और चाकूबाजी ने बड़े पुलिस ऑपरेशन को जन्म दिया, लेकिन अराजकता अब भी जारी है। मेलबर्न अब रहने लायक नहीं रहा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ मेलबर्न, असल में मैं आपको नहीं बता रहा, खुद जाकर देख लीजिए। लगातार 10 साल तक सबसे रहने लायक शहर ज्यूरिख को पछाड़ते हुए, और मैं कुछ स्कैंडिनेवियाई शहरों का नाम लेने वाला था, लेकिन जब से उन्होंने अपने देश को तीसरी दुनिया के प्रवासियों के लिए खोल दिया, वे बहुत पहले ही इस सूची में नीचे गिर गए। और हमारे गृह मंत्री जो आव्रजन के लिए जिम्मेदार है, इसे देखिए।
भगवान, मुझे उससे इतनी नफरत है। मुझे उससे नफरत है। उसकी बात सुनो। आव्रजन का मतलब है कि जब लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो वे ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। लोग यही चाहते हैं और मैंने कभी असिमिलेशन शब्द को स्वीकार नहीं किया। मैं नहीं चाहता लोग अपनी पहचान खोएं। क्या आपने वो सुना? मतलब ये लोग कौन हैं? इन्हें ताकत की कुर्सी पर किसने बैठाया? ये किसने किया? हमने ये कैसे किया? लगातार 2 कार्यकालों तक। और वे जा रहे हैं और एल्बनीजी तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यही है ये लोग। इन्हें पश्चिमी जीवन शैली से नफरत है। उन्हें उसी से नफरत है। और ये जोकर उन्हें बता रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम यहूदियों से नफरत करते हो, तुम हमारी जीवन शैली से नफरत करते हो, तुम्हें हमारे नाइट क्लब, नाइट लाइफ या जो भी हम करते हैं उससे नफरत है। तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, शायद हमारे पतित लोगों को कुछ समझ आ जाए। यही वो कह रहा है। सुनो इसे। माफ करना, मुझे पता है कि वो असहनीय है, लेकिन तुम्हें इसे सुनना पड़ेगा। तुम्हें इसे सुनना ही होगा। मुझे तुम्हें यह सुनाना ही पड़ेगा। तो अगला चुनाव आते ही तुम इन लोगों को बाहर निकाल देना। एकीकरण शब्द लंबे समय से बहुसांस्कृतिक संवाद में प्रयुक्त होता रहा है। क्या दार्शनिक हैं। और यही बात है, जैसे हम चाहते हैं कि लोग वैसे ही रहें जैसे वे हैं। मैंने कभी भी मेल्टिंग पॉट की उस अवधारणा को नहीं अपनाया कि पहचान उसमें खो जाए। हाँ, यही लोग हैं ये। वे पश्चिम और उसकी हर चीज से नफरत करते हैं। विक्टोरिया पुलिस ने जिम्मेदार समूह का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया है। आउटलो मीडिया के रायन नोमेनकू और द हेराल्ड सन ने सोमवार को बताया कि हमले कार्टेल नामक गिरोह द्वारा किए जा रहे हैं, जो जेल में बंद तंबाकू सरगना काजिम हमद से जुड़ा है। मिस्टर नोमेनको, जिन्होंने इराक में हमद की गिरफ्तारी से पहले उनका इंटरव्यू लिया था, ने कहा कि सिंडिकेट के उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार ये आतंक अभियान सुरक्षा वसूली नहीं है। मैंने यही कहा था, यह सुरक्षा वसूली के बारे में नहीं है। वे इन स्ट्रिप क्लबों या वेश्यालयों या इन नाइट क्लबों से सुरक्षा के पैसे नहीं मांग रहे हैं। नहीं, वे बस चाहते हैं कि ये बंद हो जाएं। वे यहाँ ISIS जैसी इस्लामिक खिलाफत चाहते हैं। जब आप इन जैसे और लोगों को लाते हैं तो क्या होता है? एंथनी फ्रीकिंग एल्बनीज। कार्टेल नाम से जाना जाने वाला समूह कड़े नैतिक और वैचारिक ढांचे के साथ काम करता है और पूरी नाइट लाइफ अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नकारता है। वे इसे खारिज कर देते हैं, इससे नफरत करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का 20% चला गया। स्पष्ट मांग। ओह, ये मांग कर रहे हैं, वे मांगे कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस सरकार से जितनी नफरत कर सकते हैं कम है। ये सब इनका ही किया धरा है। ये सब इनका ही किया धरा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं? इस जोकर को देखो, हमारे प्रधानमंत्री को देखो। हर कोई एक ऑस्ट्रेलियाई है। यहाँ 8 पीढ़ियों से रह रहे ऑस्ट्रेलियाई और एक प्रवासी में कोई फर्क नहीं है। नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई और प्रवासियों के बीच फ़र्क इसलिए है क्योंकि मैंने पहले कभी हमारे जैसे देश में इसका इस्तेमाल होते नहीं देखा। हमारे जैसे देश में, आप जानते हैं, हमारे यहाँ सरकार में, व्यापार में वरिष्ठ पदों पर लोग हैं। आप जानते हैं, इस देश के कुछ बड़े व्यापारिक दिग्गज यहाँ शरणार्थी और प्रवासी के रूप में आए थे। क्या वे ऑस्ट्रेलियाई लोगों से अलग हैं? ये हैरान करने वाली बात है कि जब भी वे हमें बहुसांस्कृतिकता का विचार बेचना चाहते हैं तो वे हमें अपवादों को दिखाते हैं। मैं एक अपवाद हूं। असल में मुझे आपको एक और उदाहरण दिखाने दीजिए। मैं यह मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं। इस आदमी को देखिए। ये SBS के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा था, जो हमारे BBC के जैसा है। मुझे लगता है कि उन्हें अभी भी कुछ सरकारी समर्थन मिलता है, लेकिन यह एक निजी संस्था है। लेकिन वे बहुत वोक है। इस होस्ट को सुनिए। वे वन नेशन की पॉलिन हैंसन पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग नहीं जानते, वो हमारी सबसे कट्टर दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी की नेता है। मेरी पसंद के हिसाब से वह कभी कभी उतनी कट्टर दक्षिणपंथी नहीं लगती। फिर भी ऑस्ट्रेलिया को कम से कम उन्हें तो चुनना ही चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं चुनते तो उनसे भी ज्यादा दक्षिणपंथी कोई और आ जाएगा, और हम उसी दिशा में जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, जैसे हो वैसे रहो, चाहे ISIS हो, FGM या ऑनर किलिंग करना चाहते हो। आप महिलाओं को एक खास नजरिए से देखते हैं। आप LGBTQ लोगों से नफरत करते हैं, वो भी ठीक है।
ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही आप ऑस्ट्रेलियाई माने जाते हैं और हम आपको वैसे ही स्वीकारते हैं, यही उनका कहना है। पॉलिन हैंसन कहती है, मुद्दा पासपोर्ट नहीं बल्कि आपके दिल का है। ये वीडियो दिखाएगा असली ऑस्ट्रेलियाई होने का मतलब क्या है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या अमेरिका के लिए यह कोई मुश्किल फैसला नहीं है कि वे अपने आने वाले प्रवासियों से पूरी निष्ठा की मांग करें। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तब मेरी उम्र 19 साल थी और जैसे ही मैं यहाँ उतरा मुझे ऑस्ट्रेलिया से प्यार हो गया। समय के साथ मेरी निष्ठा पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के प्रति हो गई। मुझे नहीं पता यह कब हुआ, ऐसा कोई एक दिन नहीं था, क्योंकि यह एक प्रक्रिया है। मैंने लंबे समय तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन किया, लेकिन 2021 में उनसे नफरत करने लगा क्योंकि मेरा उनके साथ मेल नहीं था। वे सब दाढ़ी वाले थे, वे लोग दाढ़ी रखते और मैदान में नमाज पढ़ते थे। मैं सोचता था छोड़ो यार, मेरा उनसे कोई मेल नहीं था। वो आखिरी चीज़ भी चली गई क्योंकि मैं इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी को देखकर बड़ा हुआ हूँ। वे मेरे हीरो थे। वसीम अकरम को छोड़कर मुझे लगता है बाकी सब निकम्मे ही निकले। मेरा मतलब है मुझे उनकी राजनीति पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान से निकली सबसे बेहतरीन चीज़ है। मैं दूसरी सबसे बेहतरीन चीज़ हूँ। अविभाजित वफादारी की मांग करना गलत नहीं है। पॉलिन हैंसन ने यही कहा। ये लोग वही चाल चल रहे हैं जो नाइजल फराज पर आजमाई थी, और नाइजल फराज बिक चुका है। माफ़ कीजिए, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे रूपर्ट लोव पसंद है और वो कह रही हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भूरे हैं, काले हैं, पीले हैं, गोरे हैं या कुछ भी हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रति वफादार होना चाहिए। तो वो असल में देश को एकजुट कर रही हैं, हमें एक राष्ट्र बना रही हैं, एक ऐसा राष्ट्र जो सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई है और कुछ नहीं। और इस आदमी को देखिए, SBS ने एक भूरे आदमी को चुना सोचकर कि वो पॉलिन हैंसन की बुराई करेगा, लेकिन उसकी बात सुनिए। रॉनी, तुम्हारा परिवार करीब 40 साल पहले फिजी से ऑस्ट्रेलिया आया। तुम वन नेशन पर क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि वो शानदार हैं। जो अपने देश से इतना प्यार करता है वो नस्लवादी नहीं हो सकता। देखो, तुम वही गोरे हो, लेकिन मुझे तो लगा वो तुमसे नफरत करती है दोस्त। फिर तुम उसे क्यों पसंद करते हो दोस्त? वो तुमसे नफरत करती है, वो तुम्हारे परिवार को देश से बाहर निकालना चाहती है। नहीं, वो ऐसा नहीं करती, वो ऐसा नहीं करती। ये नस्ल भेदी नहीं है। अपने देश पर गर्व करें। हम भी फिजी से आए और अब ऑस्ट्रेलिया को अपना घर मानते हैं। मैं खुद को ऑस्ट्रेलियाई कहता हूँ, फिजियन या भारतीय नहीं। मैंने घर के सामने ऑस्ट्रेलियाई झंडे का खंभा लगाया। मेरे पास यहाँ ऑस्ट्रेलियाई झंडा भी है, दिखाओ। हाँ, यह पहला झंडा है। मुझे पता है ये थोड़ा छोटा है, लेकिन ऐसा अमेज़न की वजह से है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि मैं एक प्रवासी के रूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना प्यार और गर्व जाहिर करूं। इसमें बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है। और जब मैं ब्रिटेन में मुस्लिम समुदाय को देखता हूं तो वे कहते हैं, हमें हर दिन ब्रिटेन के प्रति अपनी वफादारी क्यों दिखानी पड़ती है? गोरे लोग तो ऐसा नहीं करते। असल में वे करते हैं। गोरे लोग भी ऐसा करते हैं। वे अपने झंडे लहराते हैं, वे यूनियन जैक भी लहराते हैं। और कुछ वो गोरे, जोकर और दूसरे प्रवासी भी कहते हैं, ये बहुत आपत्तिजनक है। अपने राष्ट्रीय झंडे को लहराना आपत्तिजनक क्यों है? इस आदमी की बात सुनो। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे ये पता था। यह कोई असंभव स्थिति नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ब्राउन लोग हैं, बहुत सारे ब्राउन और ब्लैक लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया से प्यार करते हैं। और ये सिर्फ दिखावटी बयान नहीं है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया से प्यार करते हैं। हाँ, बिल्कुल, आप ऑस्ट्रेलिया से प्यार करते हैं क्योंकि आप जानते हैं वो वेलफेयर चेक्स आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया को हर चीज़ से ऊपर रखें, यहाँ तक कि अपने पुश्तैनी देश से भी ऊपर। यही हम चाहते हैं, यही हमारी मांग है। और जब पॉलिन हैंसन ये मांग करती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप इस देश में आते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली को अपनाएं, या फिर जानते हैं क्या, वही रहें जहां आप हैं। हमने नस्ल के बारे में पॉलिन हैंसन की कुछ टिप्पणियां सुनी हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी पार्टी नस्लवादी विचारों को बढ़ावा देती है? अगर आप ध्यान दें तो वो सिर्फ देश की रक्षा कर रही हैं और इसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखती। जैसे अगर कोई देखिए सभी ये वोक मैं देखता हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मैं बस सोच रहा हूँ कि वहाँ बहुत सारे गोरे लोग होंगे। लेकिन मैंने सोचा था कि वो नस्लवादी हैं। मैंने सोचा था कि वो आपसे नफरत करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बेवकूफ़ है? तुम टॉमबॉय हो, वो तुम्हें डिपोर्ट करेगा।
नहीं, वो नहीं करेगी। तुम जोकर हो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। घर, मैं अपने घर की रक्षा करूंगा। अगर कोई अलग अलग मूल्य लेके आ रहा है, मेरे बच्चों को कुछ अलग से खाने की कोशिश कर रहा है, तो जानते हो क्या, तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम्हारा मेरे घर में स्वागत नहीं है। सोचो, कोई आता है, हाँ, आकर कहे इन झंडों को हटा दो। सोचो, कोई वोक व्यक्ति मेरे घर आए, सबसे पहले ये झंडे देखे और कहे ये प्रवासियों के लिए आपत्तिजनक है, इसे हटा दो, बाहर निकलो, निकल जाओ, निकल जाओ, मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहता, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, बाहर निकलो। यही तुम करते हो। लेकिन जब राष्ट्रीय पहचान और जीवन शैली की सुरक्षा की बात आती है तो न जाने क्यों हमें इसे सहन करना पड़ता है। आइए, मैं आपको असली कहानी पर वापस ले चलता हूं। हम क्या आयात और सहन कर रहे हैं? यही हम आयात कर रहे हैं। जब आप 10 लाख मुसलमानों को लाते हैं तो वे अपनी जीवन शैली साथ लाएंगे। वे ये सब चीजें करेंगे। हर कोई नहीं, हर कोई ऐसा नहीं है। वे कहते हैं पर 2 अरब मुसलमान वैसे नहीं हैं। हम उन मुसलमानों से निपट रहे हैं जो हमारे देशों में रहते हैं, न कि 2 अरब मुसलमानों से। यूके में 50 लाख मुसलमान, अब अमेरिका में भी 50 लाख मुसलमान, और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में 30 लाख 20 लाख मुसलमान हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 20 लाख मुसलमान हैं। उनमें से सभी एक खास तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रतिशत एक खास तरीके से जरूर व्यवहार करेगा। 5 से 10% ही हमें मुश्किल में डालने को काफी है। मैं इतना आश्वस्त क्यों हूं? क्योंकि ये सिर्फ 1% की बात नहीं है। 2% जनता हर देश में होती है। नहीं, देखिए 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 हम क्या ला रहे हैं। टोनी शेमलेस बर्क, उन्हें अच्छा उपनाम मिला था पर मैं भूल गया। देखिए, शरिया को भगवान के वचन जैसा मानते हैं, लेकिन कितने लोग मानते हैं? छोड़िए, क्या आप शरिया को देश का कानून बनाने के पक्ष में हैं या विरोध में? देखिए हम किन लोगों को ला रहे हैं। इराक की 91% आबादी शरिया लागू करने में, खिलाफत स्थापित करने में विश्वास रखती है। 91%। तो अगर आप 100 इराकियों को लाते हैं तो उनमें से 91% किसी न किसी समय ऑस्ट्रेलिया में शरिया लागू करना चाहेंगे। यही उनकी निष्ठा है। अब उनमें से सभी वास्तव में इसके लिए सक्रिय रूप से काम नहीं करेंगे, लेकिन 5 या 10% कर सकते हैं। और यही 5 या 10% है जिनकी आप बात कर रहे हैं। यही आप देख रहे हैं। वे रंगदारी नहीं मांग रहे, बस कह रहे हैं इसे बंद करो। और ये सिर्फ इराकी ही नहीं है, अफगानों के साथ तो और बुरा है। हमने कई अफगानों को यहाँ लाया है। 99% अफगानी शरीयत लागू करने में विश्वास रखते हैं। 84% पाकिस्तानी। 84% आप 100 पाकिस्तानी लाते हैं, उनमें से एक होगा हैरिस सुल्तान, 14 या 15 जो भी होंगे, लेकिन उनमें से 84 कहेंगे हाँ, ऑस्ट्रेलिया में शरीयत लागू करें। यह एक अस्तित्व का संकट है। ठीक है, मेरे पास अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम में मुसलमानों के बुरे व्यवहार पर पूरी एक प्लेलिस्ट है। कृपया बैठिए और सभी को देखिए। आप वही तस्वीर देखेंगे जो मैं पेश कर रहा हूं। अब कोई मनगढ़ंत षड्यंत्र सिद्धांत नहीं है। ये सब हमारे सामने वास्तविक समय में हो रहा है। इन राजनेताओं को हटाना जरूरी है, ये नहीं रुकेंगे। कल मैंने यह खबर कवर की थी, जहां एक 5वें मुस्लिम व्यक्ति को आईसिस का प्रचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उस पर आरोप लगाए गए। तो एक तरफ यही है जो ये प्रवासी हमारे देश के साथ कर रहे हैं, खुलेआम हमें चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम हमारे देश को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जीवन के तरीके पर हमला कर रहे हैं। वो दूसरी तरफ और भी ज्यादा अड़ जाते हैं। वो कहते हैं इसे सुनो। मेरे क्षेत्र की सड़कों, खासकर लाइकहार्ट में शाम ढलने के बाद जब ये शाम की प्रार्थनाएं खत्म होती हैं, रौनक आ जाती है। परिवार और समुदाय हाउटन स्ट्रीट लाइकहार्ट में इकट्ठा होते हैं। लोग सिडनी भर से आते हैं। उस आत्मसंतुष्ट चेहरे को देखो। लेकेम्बा में मैं शर्त लगाता हूं वहां कोई नाइट क्लब नहीं है। मैं शर्त लगाता हूं वहां कोई बार या पब नहीं है। हमने यह प्रवृत्ति कई यूरोपीय देशों में देखी है। इन्हें नो गो जोन कहा जाता है। इसके पीछे एक वजह है। लेकेम्बा नो गो जोन है। देर रात या कभी भी देखने के लिए। हाँ, उस घमंडी चेहरे को देखो। तो फिर वे
हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। वो करेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास काफी पैसा है। जब उनका खेल खत्म हो जाएगा तो वे अपना सामान समेटकर कहीं और चले जाएंगे। हमें तो यही रहना है। जैसे ब्रिट्स लड़ रहे हैं, मैं यही सोच रहा था, क्या ये दुखद नहीं? खैर, यही तो जिंदगी का तरीका है, मेरा ख्याल है। हमारे लिए हमारे नाम पर फैसले तो शासक वर्ग ही लेते हैं। कई बार ये फैसले तबाही लाते हैं, जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। अब यूरोप में भी यही हो रहा है। ये शासक वर्ग दयालु दिखना चाहता था। एंजेला मर्केल ने कहा, हम संभाल सकते हैं। उन्होंने यूरोप की सीमाएं खोल दी और अब सब कुछ बेकाबू हो गया है। यौन अपराध, चाकूबाजी, घर में घुसपैठ, ये एक बुरा सपना है, लेकिन वे अब भी अड़े हैं, जबकि आम लोग जाग रहे हैं। ये आम लोग हैं क्योंकि उनकी बेटियों के साथ दुष्कर्म और पुरुषों को चाकू मारा जा रहा है। उनके मोहल्ले भी खत्म हो रहे हैं। पियर्स मॉर्गन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लंदन के सबसे महंगे इलाके में रहते हैं, जहां उन्हें ये सब नहीं देखना पड़ता। पियर्स मॉर्गन यहां नहीं रहते, लेकिन जब वह अपने कैमरे के सामने बैठते हैं और दुनिया को अपनी अच्छाई दिखाना चाहते हैं, तो वह कहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं जो देखता हूं वो ये है कि लंदन एक बहुत ही जीवंत जगह है, लेकिन वह उनके बीच रहना पसंद नहीं करते। और आपको पता है क्या होने वाला है? कुछ इलाके हैं, जाहिर है कुछ इलाके हैं गोरे लोगों के मोहल्ले, वे इलाके अच्छे हैं। बाकी हर जगह आप देखेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। माफ कीजिए, ऐसा हो जाता है। ये एक जानी पहचानी बात है, ये एक जानी पहचानी प्रवृत्ति है। ये ईस्ट लंदन है, गोरे लोग यहाँ नहीं रहते। ठीक है, ये ईस्ट लंदन है, गोरे लोग यहाँ नहीं रहते। आप ये गोरे लोगों के इलाकों में नहीं देखते। तो जब ऐसा हुआ, जब इस तरह की गंदगी और कचरा पियर्स मॉर्गन के दरवाजे तक पहुंच गया, जो बस कहीं और चला जाएगा, असल में मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग आखिरकार जगहों से बाहर हो जाएंगे। आप कहाँ जाओगे? पहले ये लोग स्पेन जाते थे। हो सकता है वे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है हमारे पास अभी भी काफ़ी समय है जब तक हम पूरी तरह से नीचे नहीं पहुंच जाते। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हम अपनी गिरावट धीमी कर सकें। ये तभी होगा जब हम इन्हें बाहर करें। मुझे सतर्क रहना है। मैं इस सरकार से पूरी तरह नफरत करता हूं, फिर भी अपनी मर्यादा रखनी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को बचाना चाहते हैं तो हमें इन लोगों से छुटकारा पाना होगा।